देखो बच्चों, हम यूपी बोर्ड के क्लास 12 के गणित विषय के चैप्टर सदिश बीजगणित का डिस्कशन शुरू करने चल रहे हैं। जो भी यूपी बोर्ड के इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस चैनल का लाभ ले सकते हैं। देखिए, भौतिक राशियां सदिश बीजगणित, ये पहले हम बात करते हैं सदिश बीजगणित। इस चैप्टर में हम सदिश से संबंधित जो बीजगणितीय संक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो भौतिक राशियां जो होती हैं उनको दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। अदिश का अर्थ होता है कि दिशा रहित, सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित। ठीक है, मतलब अदिश किसको कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश क्या होता है कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ, जिनके लिए परिमाण और दिशा दोनों जरूरत होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, उसको हम सदिश कहते हैं। ठीक है, तो हमको अदिश के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, सदिश के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। सदिश का निरूपण। सदिश को निरूपित करने के लिए एक रेखाखंड, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसको दिष्ट रेखाखंड हिंदी में कहते हैं, दिष्ट रेखाखंड। मतलब दिष्ट रेखाखंड क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक निश्चित दिशा में खींची गई सरल रेखा की उस भाग से है जिसकी लंबाई निश्चित रहती है। ठीक है, दिष्ट रेखाखंड का मतलब कि उचित दिशा में खींची गई सरल रेखा के उस भाग से है, उचित दिशा में, मान लीजिए इसी दिशा की बात कर रहे हैं, उचित दिशा में सरल रेखा के खींची गई सरल रेखा के उस भाग से है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, उसी को हम दिष्ट रेखाखंड कहते हैं। देखिए, अगर मतलब कहने का ये है कि एक रेखाखंड के द्वारा हम सदिश को प्रदर्शित करते हैं, और अगर हम तीर इधर से इधर लगाए हैं तो इस ए और बी, इसका यह प्रारंभिक बिंदु कहलाता है और यह अंतिम बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसको हम ए बी वेक्टर के रूप में भी लिखते हैं। ऊपर तीर लगा दे, ए बी वेक्टर, यह जो ए होता है ये ए से बी की तरफ, देखिए यह किधर जा रहा है? ए से बी की तरफ है, तो ए से बी, तीर को पहले ए लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, उसके बाद अंतिम बिंदु को लिखते हैं। अगर यही तीर उल्टा होता तो हम इसको लिखते हैं बी ए पर वेक्टर। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन तीर तो इधर है। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसका मापांक क्या होता है? मापांक किसी वेक्टर मापांक से, किसी सदिश के मापांक से अभिप्राय क्या है? किसी सदिश को हम इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस रेखाखंड की लंबाई की जो माप होती है उसी को हम इसका मापांक कहते हैं। ठीक है, इस सदिश के, ये सदिश है, ये रेखाखंड है, दिष्ट रेखाखंड है, दिष्ट रेखाखंड के लंबाई की जो माप होती है वही इसका क्या कहलाता है? मापांक कहलाता है। इस सदिश का क्या कहलाएगा? मापांक कहलाएगा, और इसको हम मॉडुलस ए बी वेक्टर से लिखते हैं, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। ठीक है, मापांक भी पढ़ते हैं, मॉडुलस मापांक, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, अब जो है हम थोड़ा सा सदिश
वो अलग अलग नामों से स्पेशल सब सदिश, स्पेशल नामों से जो है उनको प्रदर्शित किया गया है। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। सदिश के प्रकार, एक तो होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है, उसे इकाई सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, देखिए इकाई सदिश को प्रदर्शित करने के लिए ए के ऊपर ए मतलब ए सदिश है ए, इसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है, इसको ए कैप पढ़ा जाता है। इकाई सदिश इसका मापांक कितना हो जाता है? 1 आता है। ठीक है, यानी कि इसका परिमाण कितना है? 1 है। इस सदिश को हम इकाई सदिश कहते हैं। दूसरा शून्य सदिश, शून्य सदिश इसी तरह से इसको लिख लीजिएगा। ऐसा सदिश जिसका परिमाण, लिख देते हैं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तथा, अब दिशा, जब शून्य परिमाण है तो दिशा क्या होनी? तथा दिशा अनिश्चित हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। बात समझिएगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, मतलब क्या? मतलब ये कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की जो लंबाई है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की लंबाई कब शून्य होगी? जहां प्रारंभिक बिंदु है और वहीं अंतिम बिंदु भी हो, मतलब दोनों बिंदु संपाती हो, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु जहां चला, जैसे हम कहें कि हम जहां चले वहीं हैं, जहां चले वहीं हैं, मतलब वहां का विस्थापन कुछ नहीं। मतलब इसका ये बिंदु ए भी यही है, बी भी यही है, तो इसका अगर परिमाण देखा जाए ए बी का तो शून्य आ गया, कोई माप है ये नहीं है इसका। और अगर ये बिंदु के रूप में हो गया तो इसका दिशा क्या होगा? दिशा पता नहीं चल रहा है, यानी कि दिशा क्या है? अनिश्चित है। तो शून्य सदिश में क्या होता है कि उसका परिमाण शून्य होता है और दिशा अनिश्चित होती है, उसको हम कहते हैं शून्य सदिश। अब आते हैं एक तीसरा, समदिश सदिश। समदिश सदिश, समदिश सदिश ऐसा सदिश, देखिए ये सब परिभाषाएं हैं, तो जानना पड़ेगा। उसके बाद आगे जो है जब डिस्कस किया जाएगा सवाल को तब थोड़ा सा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसा सदिश, ऐसा नहीं, ऐसे सदिश, क्योंकि समदिश सदिश में दो या दो से अधिक सदिश हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं, समदिश सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समदिश सदिश। दूसरी बात, परिभाषा, समदिश सदिश कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, प्रतिदिश सदिश। प्रतिदिश सदिश ऐसे सदिश, इसको लिख लीजिएगा, ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। यहां समान की जगह पर क्या हो जाएगा? विपरीत। ऐसे सदिश, बस यही उतारना है और यहाँ समदिश की जगह पर प्रतिदिश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं सम प्रतिदिश सदिश कहलाते हैं। अब इस चीज को समझना है, देख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
बात समझिएगा। अब भी हमको समझना है समदिश सदिश। एक सदिश ये है, एक दूसरा सदिश ये है, एक दूसरा सदिश, एक तीसरा सदिश ये है, यानी कि एक सदिश ए हो गया, एक बी हो गया, ये सी हो गया। अगर हम पूछें समदिश सदिश ए और बी दोनों की दिशाएं क्या है, इस सदिश की भी दिशा इधर है, बी की भी सदिश की दिशा इधर है। परिमाण देखिए, परिमाण कुछ परिमाण से मतलब नहीं है, हमको दिशा से मतलब है। अगर दिशा एक ही है तो ये दोनों क्या कहला, दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, समदिश। और अगर परिमाण चाहे जो हो लेकिन दिशा विपरीत हो तो वो कहलाएंगे प्रतिदिश। ठीक है, दोनों क्या कहलाएंगे, प्रतिदिश। ठीक है, अच्छा, अब शायद समदिश और प्रतिदिश का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर दोनों सदिश के परिमाण कुछ भी हो लेकिन दिशा अगर समान है तो समदिश कहलाएंगे, और अगर दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो प्रतिदिश सदिश कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगला अगला वेक्टर जो है, ये तो हो गया कि जब परिमाण अलग अलग हों, ठीक है, और दिशाएं एक हों, अलग अलग हों तो उनको समदिश प्रतिदिश ये कहते हैं। एक और होता है मुक्त सदिश। मुक्त सदिश, ठीक है, मुक्त सदिश ऐसे सदिश, देखिए समझिएगा बात, एक सदिश ये है, इसकी दिशा ये है, ए से बी की तरफ इसकी दिशा है और इसका प्रारंभिक बिंदु ये है। ठीक है, अगर इस सदिश को इसी दिशा में इसी परिमाण का कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए, इसी दिशा में इसी परिमाण का दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया, तो इसको हम कहेंगे कि यह सदिश कैसा है, फ्री सदिश है। फ्री है मतलब इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वह एक समान, अगर उसी परिमाण का उसी दिशा का सदिश दूसरे जगह, इसका प्रारंभिक बिंदु एक जगह से हट करके दूसरे जगह स्थानांतरित हो गया तो इस प्रकार के सदिश को हम क्या कहेंगे, फ्री सदिश या मुक्त सदिश। ठीक है, इस प्रकार के सदिश को क्या कहेंगे, मुक्त सदिश। इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि ऐसा सदिश या ऐसे सदिश को मुक्त सदिश कहते हैं जिसके प्रारंभिक बिंदु को उसी परिमाण और उसी दिशा, लिखना चाहें तो लिखिए ऐसे सदिश को मुक्त सदिश कहते हैं। मुक्त सदिश कहते हैं जिसके प्रारंभिक बिंदु को उसी परिमाण तथा दिशा, उसी परिमाण तथा दिशा के साथ दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मुक्त सदिश। अच्छा, जब उसके प्रारंभिक बिंदु को, ठीक है, परिमाण और दिशा को बिना बदले, मतलब उसी परिमाण का उसी दिशा, उसी परिमाण का उसी दिशा का, इसको प्रारंभिक बिंदु को दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया गया तो इसको मुक्त सदिश कहा गया। स्थानीकृत सदिश, दूसरी बात आती है कि स्थानीकृत सदिश, देखिए इसके प्रारंभिक बिंदु को
स्थिर नहीं रखा गया था। ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ चला गया, बस दिशा और परिमाण वही होना चाहिए। लेकिन स्थानीयकृत में कि अगर सदिश का प्रारंभिक बिंदु स्थिर है, क्या है, प्रारंभिक बिंदु स्थिर है, तो उस सदिश को क्या कहते हैं, स्थानीयकृत सदिश कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे सदिश जिसके प्रारंभ, लिख लीजिएगा अपने से, ऐसे सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु स्थिर होते हैं उसको स्थानीयकृत सदिश कहते हैं, मतलब लोकलाइज्ड। इसको फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये रहे कुछ और भी हैं अभी, तो उनको फिर नेक्स्ट टर्न पर देखा जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।